पीडीएफ नहीं भेजा। सो आज मैं भेज दूंगा पक्का पक्का से। रुचि एक बार फिर से चेक कीजिए। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपने कुछ तो गड़बड़ किया है। आंसर मुझे याद नहीं है, ऐसा नहीं मुझे आंसर याद है, बिल्कुल याद नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे एक आइडिया लग रहा है कि इसका आंसर किसके आसपास आना चाहिए। जस्ट मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, सॉरी। गुड इवनिंग पूजा। ये रिकॉल है, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा है उसी का रिकॉल है। फिर अपन इसके बाद आगे बढ़ेंगे। रोहित बिल्कुल सही, बढ़िया। वेरी गुड। एक इंसान ने बिल्कुल सही आंसर निकाला, बाकी अभी तक आंसर नहीं आया है। बहुत अच्छे रोहित। एंड ये सॉल्व होना चाहिए, लास्ट क्लास में हमने सीखा है। एटलीस्ट जो नए वाले बच्चे हैं उनसे हो सकता नहीं हो, क्योंकि उनको स्टोकियोमेट्री लगाने में दिक्कत होगी। लेकिन जो पुराने क्लास वाले उनसे सॉल्व होनी चाहिए। इशिका नहीं हो रहा है। ठीक है इशिका, मैं करता हूँ सॉल्व, चलो ठीक है। तो काफी टाइम दे भी दिया, मैं सॉल्व करता हूँ। सो अपने पास इस रिएक्शन में दिख रहा है क्या कि डाई इथाइल ईथर का जो मास दिया अपने पास प्रैक्टिकली दैट इज 30 ग्राम। और अपने को 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल लिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो अपने को बहुत अच्छे से पता है कि अगर इसका मास पता है तो इसका मोल तो लिख ही सकते हैं, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चलो, सो इसका मोलर मास निकाल के देखो कितना आ रहा है। तो ये 12 × 2 +5 +1 +16। ठीक है, तो ये आपके पास कितना जा रहा है, तो आप ये कैलकुलेट करके देखिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा जो लग रहा है देख के, वो कहीं ना कहीं समथिंग आने वाला है, दैट इज 46 ही आने वाला है, आई गेस, मुझे जो ऐसा लग रहा है। ठीक है, मोलर मास जो है इसका 46 आ रहा है, सही है क्या? ठीक है, चलो। सो यहाँ पे मोल्स जो आ जाएंगे दैट विल बी 46/46 अपने को दिख रहा है। सो बेसिकली मोल्स कितने आ गए? 1। अब अपने को दिख क्या रहा है? दिख रहा है ये क्लियर क्लियर कि ये 2 मोल के लिए ये भाई साहब कितने मोल बन रहे हैं, तो दैट इज 1 मोल। स्टोसिमेट्री लगाते हैं, 2 के लिए 1 बन रहा है। सो हमें पता है कि अगर ये 1 होता तो 1 के लिए कितना बन रहा होता, तो हमें बहुत क्लियर कट पता है कि भैया हम एक, अगर मुझे 2 रुपए में एक चीज कोई मिलती है तो 1 रुपए में कितने मिलेंगे? दैट विल बी हाफ। तो अपने पास C2H5OH की C2H5O C2H5 के मोल्स कितने हो जाएंगे? 1/2। अच्छा, अब आते हैं अपन इसके मास पे कि इसका मास कितना होगा। सो इसका मास कितना होगा? दैट इज मोल्स बाय मोल्स इनटू मोलर मास। अच्छा, इसका मोलर मास मुझे फटाफट से बताओ, कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? आई गेस 82 83 के आसपास आना चाहिए। सॉरी 82 83 नहीं, 72 या 73 समथिंग आना चाहिए। कितना आ रहा है? 74 आ रहा है, ठीक है।
चलो 74, ठीक है, ओके ओके, बढ़िया। सो दिस विल बी 74, ठीक है। सो जैसे आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपके पास आ जा रहा है, दैट इज 37 ग्राम। मतलब हमको एक बात समझ में आया कि भैया ये 46 ग्राम के अकॉर्डिंग इसको बनना चाहिए था 37 ग्राम, लेकिन एक्चुअली अपने पास कितना बना है, 30 ग्राम। सो ये अपने पास एक्सपेक्टेड, लास्ट क्लास में ही बात किए थे कि जो कैलकुलेट करते हैं उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड, और जो प्रैक्टिकली दिया होता है दैट इज एक्चुअल। सो हम यहाँ पे लगा लेते हैं फॉर्मूला। सो हमें अच्छे से पता है कि दैट इज परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू होता है एक्चुअल अपॉन एक्सपेक्टेड मास मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। सो अपने पास एक्चुअल कितना है, एक्चुअल अपने पास है 30, एक्सपेक्टेड है 37 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 81%। डन है क्या, डन है क्या? कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ नहीं आया, जादू हो गया, फटाफट से मुझे बता दो अगर जादू हो गया तो। कोई ऐसा जिसको लग रहा हो कि जादू हो गया तो मुझे बता दो जल्दी से। डन है, बड़े आगे, क्लियर है? कोई ऐसा अगर, चलो ठीक है, अगर हो तो मुझे बता देना बाद में, ठीक है। चलो नेक्स्ट। और जस्ट मिनट, किसने तो मैसेज किया, जोया, व्हाट आर यू सेइंग बेटा? और जस्ट मुझे पता ही चला आपका मैसेज, 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ, समझ, कुछ अभी कोई डिस्कस नहीं किया जोया, एक क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कराया है बस, ठीक है। मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन था वो, ठीक है। चलो, तो जस्ट हाँ, ठीक है। So, अब अपन आते हैं, एक बार और एक्सप्लेन कर दूं माधुरी, एक बार बेटा आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए और काफी टाइम हो गया, आप बेटा लास्ट में पूछ लोगे क्या? लास्ट में पूछ लेना, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो, सो आते हैं अपन नेक्स्ट थिंग, दैट इज जो लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या ही दिक्कत है इसमें? चलो, तो अब समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों चीजें होती क्या है, ठीक है। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोले तो दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन एनी कंपाउंड, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, ठीक है, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का, ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, मतलब किसी कंपाउंड में जितने भी एटम्स होंगे उन सभी के लिए एप्लीकेबल है, जितने भी होंगे वो सारे के सारे इसमें लिखे जाएंगे। नेक्स्ट, ये दोनों एप्लीकेबल किसके लिए होते हैं? दीज आर एप्लीकेबल फॉर कोवैलेंस। आयनिक के लिए ना हम मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आयनिक में मॉलिक्यूल का तो मतलब ही नहीं होता। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर कोवैलेंस, जो कोवैलेंट कंपाउंड है उन्हीं के लिए हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट थिंग, कहता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है ये बहुत सारे कंपाउंड का एक हो सकता है, बहुत सारे कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत सारे कंपाउंड का सेम नहीं हो सकता। हालांकि ये बात गलत है, पूरे तरीके से सही नहीं है कि एकदम 100% हमेशा ऐसा हो, जरूरी नहीं है। जैसे फ्रक्टोज और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है, पर बहुत कम ऐसे आपको कंपाउंड मिलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिल जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, ये बहुत बड़े सैंपल के लिए सेम हो सकता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है, आपको बोर्ड में कोई ऐसा लिख के नहीं आना, ठीक है। चलो, एक एग्जांपल पे आते हैं, सिंपल। सो अपने पास मान लो ग्लूकोज दे दिया, जो लास्ट क्लास में बात किए थे,
एसिटिक एसिड दे दिया। सो हमें पता है कि ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है ये होता है CH2O। ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, लेकिन दोनों का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो हो जाता है C6H12O6, और इस भाई साहब का हो जाता है CH3COOH। ठीक है। तो बेसिकली फंडा क्या है कि एक से अधिक कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी तक सेम होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो दोनों में क्या है ना कॉमन, दैट इज जो हम अभी आगे बात करेंगे, अभी आगे के यूनिट्स में आने वाला है कि परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो दोनों में सेम रहने वाला है, ये कभी नहीं बदलता। परसेंटेज कंपोजिशन जो इसमें होगा वो सेम इसमें भी रहने वाला है, मतलब एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में परसेंटेज कंपोजिशन कभी नहीं बदलता। मतलब अगर किसी कंपाउंड में कार्बन 12% है बाई मास, तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखो या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, उसमें बाई मास वो 12% ही रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो दोनों में परसेंटेज कंपोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है। चलिए, अब दोनों में रिलेशन क्या है, तो दोनों के रिलेशन की बात करते हैं। सो आसान भाषा में कहता क्या है किसी भी कंपाउंड में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूले का n टाइम्स होता है। और ये जो n है, ये n की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 सो ऑन। ठीक है। सो मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है एम्पेरिकल फॉर्मूले का n टाइम्स है। जैसे अगर आप जस्ट देखिए, आपने दिया था जो एग्जांपल, दैट इज CH2OH में, इस वाली कहानी में देखिए, तो इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं CH2O को मैं नीचे में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, आप देखिएगा इस चीज को, मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो बेसिकली इंपेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो उसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n कैन बी 1, 2, 3, 4 कुछ भी। नेक्स्ट क्या कहता है कि मोलर मास जो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, ये बराबर होता है n टाइम्स मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या मतलब है इसका, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ जस्ट। ग्लूकोज का एग्जांपल लिया, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, और ग्लूकोज के एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है CH2O, इसका मास अगर आप निकाल के देखिएगा तो दिस विल बी 30। और हमें पता था कि ग्लूकोज को कितने से मल्टीप्लाई किया था, 6 से, तो 30 को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दैट विल बी 180। तो मोटे तौर पे कहानी यह है कि एम्पेरिकल फॉर्मूले के मास को अगर आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास आ जाएगा, और एम्पेरिकल फॉर्मूले के सब स्क्रिप्ट में आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। यही रिलेशन होता है इन एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में। अब सवाल उठता है कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो देखो इस पे दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो परसेंटेज कंपोजिशन या फ्रैक्शन कंपोजिशन दे के आपसे एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ लेगा, और हो सकता है क्वेश्चन में मोलर मास देके आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ ले। तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, तो एक क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करके आपको सामने दिखाता हूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का जो कंपोजिशन है बाय मास दैट इज 75%, और कहता है कि हाइड्रोजन का जो वहां पे जो कंपोजिशन है दैट इज 25%। तो बोलता है बताइए इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। पहले तो क्वेश्चन ये दिया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ इसका क्या होगा। ठीक है, चलो भाई बताते हैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए 11th क्लास में आप 100 मान के या x मान के सॉल्व करते थे। अब अपने पास टाइम कम है, सीधे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया है उसको सीधे उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर लो और सिंपलेस्ट रेशियो ले लो। ठीक है, तो C75, कार्बन का 75% है, एटॉमिक मास कितना होता है 12। हाइड्रोजन का होता है मास कितना दिया हुआ है 25, एटॉमिक मास होता है 1। डन है मामला, चलेगा। चलो, अब कहता क्या है ना कि इन दोनों नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, बात खत्म हो गया। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे ले, तो हमें दिख रहा है कि भैया ये आपके पास 3 हो गया, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिवाइड हुआ 4 हुआ, तो आपके पास जो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया दैट इज C1H4। C1H4 का मतलब हो गया CH4। सो मोटे तौर पे अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो कुछ नहीं करना, परसेंटेज कंपोजिशन को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करो और सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, खेल खत्म। मुझे ये बता दो कि इतने में किसी को कोई दिक्कत है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बाई परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे।
अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे फटाफट से बताओ। कोई ऐसा जिसको लग रहा हो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको निकालने नहीं आया? जल्दी से। जोया बहुत अच्छा। कोई ऐसा है जिसको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने में दिक्कत है? CH4 कैसे आया समझ में नहीं आ रहा है? शॉर्ट ट्रिक कैसे किया? चलो ठीक है, मैं शॉर्ट ट्रिक वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं भी थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। दिक्कत पूछो। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सी परसेंटेज कंपोजिशन था 75, एटॉमिक मास है कार्बन का 12। हाइड्रोजन है, परसेंटेज कंपोजिशन है 25, एटॉमिक मास है 1। अब इन दोनों नंबर का रेशियो लेना है। कैसे लें? चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ। तो मान लो x बाई वाई लिख लिया इक्वल्स टू, ऊपर में लिख लिया 75/12, नीचे में लिख लिया 25/1। 75 डिवाइड हुआ, ये 3 टाइम्स, ये हो गया आपके पास 4 टाइम्स। तो x बाई वाई का रेशियो कितना आ गया? 1/4। मतलब ये माना था x, ये माना था y, इसका रेशियो आ रहा है 1/4। मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 4। खेल खत्म। तो बेसिकली जितना परसेंटेज कंपोजिशन दिया रहेगा उसको आप एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। डन है क्या? कोई ऐसा है जिसको अभी भी दिक्कत है इसमें? समझ नहीं आया हो, जादू हो गया हो? बड़े आगे। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन में आपको एक पार्ट देता है, हालांकि वो क्वेश्चन इस एग्जैक्ट डेटा के लिए सही नहीं है, पर फिर भी मैं आपको देता हूं, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन बोलता कि बताइए, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए इस कंपाउंड का क्या होगा अगर इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जो है, ये आपको बोल देता है कि 64 है। ये 64 अगर मॉलिक्यूलर वेट है तो बोलता है कि बताइए इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, चलो अब मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। मुझे इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूले पता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, CH4 है। मैं इसका मास भी निकाल लूंगा। मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो मुझे पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो मास होता है, अभी जस्ट हमने बात किया था कि यहाँ पे, हाँ, अभी जस्ट बात किया था कि मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू होता है n इंटू मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी जस्ट बात किया था, ठीक है। तो ठीक से लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, इसमें लिखने में दिक्कत थोड़ी ज्यादा होती है। चलो, मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। चलो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास कितना दिया हुआ है? 64। एन की वैल्यू नहीं पता, एन को एन रख लिया। मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है? तो CH4 का मास निकालोगे तो आ जाएगा 16। 12 प्लस 4, 16। ये कट गया 4 टाइम्स। मतलब यहां से एन की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4। अब हमें एन की वैल्यू पता है तो क्या हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिख लेंगे? अभी जस्ट हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर क्या होता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो था, दैट मल्टीपल दैट इज विद सबस्क्रिप्ट एन। एम्पेरिकल फॉर्मूला था CH4, इसका सबस्क्रिप्ट लगा दिया आपके पास 4, तो इसका फॉर्मूला हो गया C4 and H16। हालांकि ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट नहीं है। C4H16 इज नो कंपाउंड, कोई ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए बता दिया कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको निकालना हो, मॉलिक्यूलर वेट दे दे तो आप कैसे निकालिएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो मुझे बता दो। कोई ऐसा जिसको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने में दिक्कत हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने में दिक्कत हुआ, एन निकालने में दिक्कत हुआ? फटाक से बताओ मुझे, जल्दी से। फटाक से मुझे मैसेज करो। अगर ऐसा किसी को लगता है कि मैसेज करने में दिक्कत हो रही है तो बोलो, मैं ऑडियो ऑन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं नहीं करता क्योंकि बीच बीच में क्या होता है ना, कोई कोई बोल देता है ना, तो क्लास की फ्लो बिगड़ती है, ठीक है। बाकी कहोगे तो मैं ऑन कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। अपना मेन मोटिव है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि एक कंपाउंड है जिसमें 50% सल्फर है, 50% ऑक्सीजन है बाई मास। बोलता है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, और मॉलिक्यूलर वेट अगर 64 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। जस्ट जो अभी क्वेश्चन कराया एकदम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, शुरू हो जाओ। कुछ भी अलग नहीं है, डेटा बस बदला हुआ, बाकी सारी कहानी सेम है। कीजिए फटाफट से। मैं 1 मिनट आ गया, कीजिए।
तो काफी जनता ने सॉल्व कर लिया है। ओके, सो काफी लोगों के आंसर आ गए। ठीक है, मैं और 10-15 सेकंड वेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जितने लोगों ने सॉल्व किया लगभग सही है। मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू, सल्फर दिया हुआ है, कंपोजिशन इसका है 50%, एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन है, कंपोजिशन है 50%, एटॉमिक मास इसका होता है 16। इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं आप, तो आपको दिख रहा है कि भैया ये 50 से 50 गया, ये 16 से ये 2 टाइम्स में गया, तो आपके पास फॉर्मूला बन के आ गया, दैट इज SO2। ठीक है, चलेगा। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो कहता है कि व्हाट इज द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विद 84% कार्बन, 16% हाइड्रोजन एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 400। फटाफट से इसको करो। सेम उसी पैटर्न पे है, जल्दी से सॉल्व होना चाहिए एकदम, कुछ भी पैटर्न अलग नहीं है। बढ़िया, बट एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं पूछा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तो बताओ। लगभग लोगों ने एम्पेरिकल फॉर्मूला से बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। बिल्कुल ठीक है, आकाश, सुमित, जोया, आप, विवान, साहिबा, लगभग लोगों ने जो बताया एम्पेरिकल फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ईशिका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल सही है, मॉलिक्यूलर बताओ। आकाश सही है, विवान ठीक है, साहिबा ठीक है, रोहित ठीक है, रुचि ठीक है। चलो, सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया, सेम पैटर्न है, सेम कहानी है, कुछ करना वरना नहीं था इसमें ज्यादा। ये आपके पास दिया हुआ था, ये आपको 84%, ये आपके पास 12 हो गया, ये हाइड्रोजन था, ये 16 था, ये 16 था, ये 1 हो गया, रेशियो ले लोगे तो ये आपके पास आ रहा है C7H28 रेशियो आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से देखो तो इसका जो मास आ जाएगा दैट विल बी 100, तो ये आपके पास 4 टाइम्स है, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4, तो आपके पास आ जाएगा C28H, C7, और ये कितना, 16 था ना। ठीक है, तो C20H एंड दिस विल बी 64। डन है मामला, चलेगा। कोई ऐसा इसको इसमें दिक्कत है? कोई भी ऐसा इसको लग रहा है ये जादू हो गया हो, नो बॉल हो गया हो, समझ में नहीं आया है? नए वाले पुराने वाले सारे बच्चे, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सबको आना चाहिए, नए और पुराने से मतलब नहीं है। ठीक है, दौड़ेगा, अच्छा दौड़ेगा, ओके ओके, मैं सोचा दौड़। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो आप मैसेजेस करते हैं, आपको एक दूसरे के मैसेज विजुअल होते हैं? मान लो किसी ने आंसर भेजा तो दूसरे को आंसर दिख रहा है, वो दिख रहा होगा तब तो तुम पता चल जाता है। दुख है इस बात का मुझे, मतलब तुम तो आंसर देख लोगे फिर, और किसी को मन करेगा नहीं सॉल्व करेगा तो आंसर देख के भेज देगा फिर तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपको लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे ट्राई करना। अच्छा, ईमानदार है, चलो अच्छी बात है, ये उम्मीद कर रहा हूं मैं आपसे कि आप ईमानदारी दिखाइएगा। चलो, अच्छे बच्चे हो। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे ट्राई करना, सेम पैटर्न है, कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, बस इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा आएगा इसमें। ठीक है, चलो। अच्छा, हैंडरेज करवाया करूँ? चलो, हैंडरेज भी करवा लेंगे। ठीक है, चलो, ओके। सो अब अपन आते हैं दैट इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट पे।
सो लिमिटिंग रिएजेंट सॉल्व करना मैंने सिखा दिया। मैं मान के चल रहा हूँ मैंने लिमिटिंग रिएजेंट कुछ भी नहीं बताया। मैं वापस से फ्रॉम जीरो फ्रॉम स्क्रैच बता रहा हूँ। कुछ लोग नए भी हैं वो सीख जाएंगे, जो पुराने वाले हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। चलो, सो आखिर ये लिमिटिंग रिएजेंट का रायता है क्या, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सो देखो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल आसान भाषा में अगर हम कहें, सो किसी भी रिएक्शन में जो चीज सबसे पहले खत्म हो जाए उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने ये कभी नहीं बोला कि जो कम हो, मैंने ये बोला जो पहले खत्म हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मुझे ये चश्मा बनाना था, ठीक है, तो मैं इस चश्मा को बनाने के लिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ। उस इक्वेशन को जरा ध्यान देना। सो मैं लिख रहा हूं कि मेरे पास दो लेंस प्लस वन फ्रेम, एकदम बच्चों जैसे समझा रहा हूं, कंबाइन होता है तो वन एस्पेक्ट से बन के मुझे मिल जाता है। चलो गांधी जी का चश्मा ही बना देता हूँ, ठीक है, ये मिल जाता है। अब मान लो मुझे किसी ने कह दिया कि मेरे पास ये चार लेंस थे, लास्ट क्लास में भी दिया था, और तीन फ्रेम है, तो बताओ चश्मा कितना बनेगा। हम कैसे चेक करें? तो हमें पता है कि अच्छा दो लेंस एक फ्रेम के साथ गया होगा, एक चश्मा बन गया होगा। फिर दूसरा दो लेंस जो है वो एक फ्रेम के साथ गया होगा, चश्मा बन गया होगा। सो मोटे तौर पे जब ये चार और ये तीन, जब ये फोर और ये थ्री कंबाइन हुए होंगे, तो हमें पता है कि ये अपने पास जो बना होगा, जो अपने पास चश्मा बना होगा, सिर्फ दो बना होगा। और अपने पास ये वाली चीज पूरे तरीके से खत्म हुई हो गई होगी, और ये वाली चीज अपने पास एक बच गई होगी, और ये अपने पास दो बन गया होगा। मुझे ये बता दो कि ये जो अभी कहानी बताया इसमें कोई चीज समझ में ना आया हो, कोई ऐसी चीज, हम बिल्कुल बच्चों वाला एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, कि अगर इसमें कोई चीज समझ नहीं आई हो कि जादू हो गया हो। डन। सो किस क्वेश्चन में हुआ क्या, हुआ ये कि सबसे पहले क्या खत्म हो गया, लेंस। लेंस खत्म हो गया, तभी तो अब चश्मा नहीं बना सकते, फ्रेम तो अभी भी बचा हुआ है। सो जो पहले खत्म हुआ उसी को हमने बोला कि दैट इज अ लिमिटिंग रीजन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस केस में अपने पास ये ज्यादा था और ये कम था, स्टिल ये पहले खत्म हो गया। तो ज्यादा और कम से मतलब नहीं होता, मतलब होता है पहले खत्म होने से। अब सवाल उठता है हम कैसे चेक करें। तो चेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? तो मैं एक काम करूंगा इसको चेक करने के लिए। कैसे चेक करूंगा? तो अपन एक चलेंगे क्या कि दो के लिए हमें पता ही एक बनता है, तो हम करेंगे क्या ना कि दोनों के लिए चेक कर लेते हैं कि दोनों के हिसाब से कितना कितना बनेगा, और जिसके हिसाब से कम बनेगा वही एक्चुअल आंसर होगा। चलो, सो मैं यहाँ चेक कराता हूँ, फटाफट से ध्यान दो। सो अपने पास ये दिया हुआ था, ये अपने पास है फोर, और ये अपने पास है थ्री। तो फोर के अकॉर्डिंग मेरे पास चश्मा कितना बनना चाहिए, चार लेंस है मतलब दो चश्मा बनना चाहिए। ऐसे देख देख सकते हैं, दो के लिए एक बनता है, तो चार के लिए कितना बनेगा, दो। यूनिटरी मेथड, ठीक है, ये 2 रुपए में एक, तो 4 रुपए में कितना। तीन के लिए कितना बनना चाहिए, 1 रुपए में एक बनता है, तो 3 रुपए में कितना बनेगा, तीन। अब हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग कम बना है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। कम किसके अकॉर्डिंग बना, लेंस के अकॉर्डिंग, मतलब लेंस अपना पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। और हमेशा जिसके अकॉर्डिंग कम बनता है वही एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है। मतलब अपने पास चश्मा दो ही बनेगा, ये तीन वाली कहानी बिल्कुल फर्जी है। डन है क्या? तो तुम मुझे ये बता दो लिमिटिंग एजेंट पहचानेंगे कैसे, और लिमिटिंग एजेंट होता क्या है, ये दोनों क्लियर है। सारे रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे प्रोडक्ट बना के, जिसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सबसे कम बना होगा वही लिमिटिंग एजेंट होगा। मुझे ये बता दो कोई ऐसा जिसको ये जादू हो गया, ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। नए वाले पुराने वाले जो भी है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा इसको लगता है ये जादू हो गया, तो बता दो। डन है। मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन देता हूँ, एक सेकंड को। अगर किसी को बीच में ही बोलना हो तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड जस्ट, कैसे सेटिंग कर लिया, कंट्रोल, जस्ट एक सेकंड बस। मैंने आपको ऑडियो ऑन करने का परमिशन दे दिया, अगर लगे कोई चीज समझ में नहीं आई तो तुरंत बता देना इस मामले में, ठीक है। चलो बढ़िया। ओके, नेक्स्ट आते हैं।
आकाश, मक्खन लगा रहा है मुझे। चलो ठीक है। सो अपने पास ये कहानी है। इस कहानी में कहता है कि बताइए अगर 1 मोल CH2 और 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट किया होगा तो आपको बताना है कि भैया कौन सा स्टोसिमेट्रिक रिएक्शन है और कौन सा नॉन स्टोसिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या होता है? स्टोसिमेट्रिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें कोई लिमिटिंग, कोई एक्सेस नहीं हो। जैसे भी जो जस्ट इसमें कर लेते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ बोलता कि 4 लेंस है और 2 फ्रेम है, 4 के लिए कितना बनता अपने पास? 2। और ये 2 के लिए भी कितना बनता? 2। मतलब ये दोनों पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं। सो वैसा रिएक्शन जिसमें कोई लिमिटिंग, कोई एक्सेस नहीं, सबके हिसाब से प्रोडक्ट सेम अमाउंट ऑफ बने, उसको बोलते हैं स्टोसिमेट्रिक रिएक्शन। और जिसमें अलग अलग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, कोई लिमिटिंग एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन नॉन स्टोसिमेट्रिक रिएक्शन। तो आपको पता करना है कि इन तीन में से कौन कौन स्टोसिमेट्रिक है, कौन कौन नॉन स्टोसिमेट्रिक है। फटाफट से शुरू हो जाइए, चेक कीजिए। और जब आप ये चेक कीजिएगा और कोई नॉन स्टोसिमेट्रिक आएगा तो आपको उस समय ये पता करके रखना है कि लिमिटिंग उस केस में कौन है। ठीक है, दो चीजें, स्टोसिमेट्रिक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो लिमिटिंग कौन है। शुरू हो जाए। ओके, थैंक यू आकाश, मक्खन लगाने के लिए। चलो करो। रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, बात सही है, बिल्कुल जो है बिल्कुल है, अग्री बेटा, लेकिन अब ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं सॉल्व हो तो मुझे मैसेज करो। 2 प्रोडक्ट दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक प्रोडक्ट के लिए चेक कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। दो या दो से अधिक प्रोडक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक के लिए चेक करना है बस। ओके हरिओम, वेरी गुड। आकाश बढ़िया। रोहित मतलब पता नहीं चला एग्जैक्टली ये क्या है, आपने क्या बोला? अच्छा ओके ओके, O2 लिखा है, मुझे एक्चुअली यहाँ से ना क्यू क्यू दिखा रहा, Q2 लिख रहा था, मैं बोला क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके ओके ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कीजिए, आएगा भी कीजिए फटाफट से। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है लिमिटिंग पता करने का, लेकिन पहले ये मेन मेथड बताता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक पे आऊंगा। इतना टाइम थोड़ी है अपने पास कि भैया इतना इतना कर कैलकुलेट करते रहे। बट पहले कॉन्सेप्ट मेन तो समझ लें, फिर शॉर्ट ट्रिक लगा लेंगे। चलो ठीक है। सो पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ अभी जल्दी से। सो अपने पास रिएक्शन दिया है CS2 + 3O2 gives CO2 + 2SO2। ठीक है, चलेगा। चलो, सो इसके दिए हैं आपको 1 मोल, इसके दिए हैं आपको 2 मोल्स, ठीक है। चलो दोनों के अकॉर्डिंग फटाफट से हम प्रोडक्ट निकालने का प्रयास करते हैं, कितना कितना बनेगा। तो यहाँ पे 1 मोल के अकॉर्डिंग निकालते हैं कितना बनेगा। बैलेंस्ड है। सो 1 के अकॉर्डिंग ये कितना बनना चाहिए? 1 सिंपल। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 2 के अकॉर्डिंग ये कितना बनना चाहिए? सो 2 के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, दैट मस्ट बी 2/3। एक 3 रुपए में एक मिलता है, तो 2 रुपए में कितना मिलेगा? 2/3। कोई ऐसा इसको इसमें दिक्कत है तो मुझे बता दो कि ये एक कैसे आया और 2/3 कैसे आया। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। निकी, ओके ओके, जस्ट अ मिनट, मैं हैंड रेज किया है किसने, जस्ट अ मिनट मैं करता हूँ।
ऑडियो ऑन करने का परमिशन है निकी, ऑडियो ऑन करके बोल सकते हो। ऑडियो ऑन करो, बताओ कोई दिक्कत है तो। एक्चुअली मैं बैग जाके हैंड रेस का परमिशन दूंगा ना, तो वो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। आप सीधे ऑडियो ऑन करके बोल लो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है आप मुझे मैसेज करना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो। वह हो सकता है बाई मिस्टेक हो गया हैंड रेस, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि 2/3 और 1 लेस प्रोडक्ट बना है 2/3 में। तो पहले तो ये चीज क्लियर हो गया कि भैया ये नॉन स्टोसिमेट्रिक रिएक्शन है, क्योंकि दोनों के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सेम नहीं बना है। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है। उसी तरह से सेकेंड वाले केस में ये 4 मोल है, ये ये 4 समझ मोल है। में नहीं आ रहा ये वाला। बोलो बाबू फिर से। समझ में नहीं आ रहा ये वाला ऑक्सीजन वाला। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन वाला नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। तो निक्की मुझे एक बात बताओ बेटा, कि अगर आपको कोई चीज 3 रुपए में एक मिलती है तो 2 रुपए में कितनी मिलेगी? निक्की बचपन में हम ये चीज पढ़े हैं बेटा। यस सर। टू कैसे बाय थ्री कैलकुलेट करते हैं, मुझे मुझे जल्दी से बताओ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ करा रहा हूँ। दो तरीका, या तो यूनिटरी या तो रेशियो। यूनिटरी लोगे तो ऐसे बोलोगे, 3 रुपए में एक मिलता है, तो 2 रुपए में कितना मिलेगा? मुझे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 1 रुपए में निकालूंगा। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि 1 रुपए में मिलेगा 1/3, तो 2 रुपए में मिलेगा 2/3। मतलब जब ये 3 था तो CO2 कितना बनता था? 1। जब ये 2 होगा तो ये कितना बनेगा? दैट इज 2/3। डन है क्या निकी? यस सर। ठीक है। और दूसरा चीज है, यहाँ रेशियो ले लो। तो दैट इज यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ y। रेशियो लो, 3/2 इक्वल टू 1/y। y की वैल्यू आ जाएगी 2/3। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो अपने पास कहानी आ गया, दैट इज 2/3। सो इस 2/3 से हमें दिख रहा है कि 2/3 है, ये लेस अमाउंट है, मतलब ये अपने पास हो गया लिमिटिंग रीजन। सेकंड केस में आते हैं फटाफट से। सो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 के अकॉर्डिंग 1 बनेगा, 4 के अकॉर्डिंग 1 बनेगा, दोनों केस में 1 ही बन रहा है, मतलब ये कैसा हो जाएगा अपने पास? स्टोसिमेट्रिक। ये हो जाएगा अपने पास नॉन स्टोसिमेट्रिक। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले में अपने को दिख रहा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो थर्ड वाले में अपने को दिया है 4 to 4। चलो इधर आते हैं। सो ये अपने पास है 4 मोल, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है। चलो चेक करते हैं सबके अकॉर्डिंग। ये 4 के अकॉर्डिंग ये कितना बनना चाहिए? 2 के लिए 2 बनता है, तो 4 के लिए कितना बनना चाहिए? 4 बनना चाहिए। तो 4 के लिए 4 बनना चाहिए। यहाँ पे भी 4 के लिए 4 ही बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि 2 के लिए 2 बनता है, तो 4 के लिए 4। लेकिन यहाँ देखो तो 3 के लिए 2 बनता है, तो 2 के लिए अपने पास कितना बन जाएगा? ध्यान से देखो, 3 के लिए 2 बनता है, तो 2 के लिए कितना बन जाएगा? दैट विल बी 4/3। डन है क्या थ्री। मामला? चलेगा? यस सर। ठीक है। अब ये 4/3 है, मुझे दिख रहा है ये सबसे कम अमाउंट है, मतलब सबसे कम O2 के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो O2 अपने पास क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और अपने पास ये जो रिएक्शन ये हो जाएगी नॉन स्टोसिमेट्रिक। कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ नहीं आया तो मुझे फटाक से बता दो, कि अगर जादू हो गया हो, नो बॉल हो गया हो, तो मुझे जल्दी से बताओ कि समझ नहीं आया। सर प्रोडक्ट में हम किसी भी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं ना। किसी भी प्रोडक्ट से चेक कर सकते हो, कोई मना नहीं। डन है? चलिए बहुत अच्छे। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, कि भैया ये आपके पास रिएक्शन है। बोला 3 पॉसिबल केस है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एक बार 6 मोल ए है, 3 मोल B2 है। 10 मोल ए है, 20 मोल B2 है। 9 मोल ए है, 3 मोल B2 है। बोलता है तीनों केसेस में आपको बता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन से केस में कौन है। मतलब फर्स्ट केस में ए है, बी है, सेकंड केस में ए है या बी है, थर्ड केस में ए है या बी है। शुरू हो जाओ। और ये फटाफट अब सॉल्व होना चाहिए। कोई ऐसा इसको नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो वापस से मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। बाकी तीनों केस में आपको पता करना है लिमिटिंग एजेंट कौन है, ए बी में से कौन है, ए है या B2 है।
हरिओम फिर से चेक कीजिए। आकाश सही है, हरिओम सही है, अनीशा हाँ सही है, मुकेश इशिका सही है, आस्था सही है, साहिबा सही है, जोया सही है, कुलसुम सही है, अंकुश सही है, रोहित सही है, निकी सही है, रितिका सही है। चलो बढ़िया, तो लगभग सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, मैं एक सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, पहला वाला। ठीक है, दैट इज 3a प्लस 2b2 गिविंग A3B4। इसके कितने मोल्स दिए हुए हैं? दिस इज 6, दिस इज 3। ये 6 के लिए कितना बनेगा तो हमें पता है, 3 के लिए 1 बनता है, 6 के लिए बन जाएगा 2। ये 2 के लिए 1, 2 के लिए 1 बनता है, 3 के लिए कितना बन जाएगा? दैट इज 3/2। हमें दिख रहा है दिस नंबर इज लेस, तो अपने पास लिमिटिंग रीजन कौन हो जाएगा? B2 हो जाएगा। कोई ऐसा इसको दिक्कत है इसमें? कोई ऐसा जिसको फर्स्ट वाले केस में दिक्कत है, जो मैंने सॉल्व किया इसमें दिक्कत है, समझ नहीं आया, जादू हो गया हो? नहीं है। चलो अब आते हैं कि इतना टाइम तो अपने पास नहीं है, शॉर्ट ट्रिक इसमें कैसे लगाएं कि लिमिटिंग एजेंट पता चल जाए। कोई ऐसा जिसको शॉर्ट ट्रिक पता है कैसे लगाते हैं? कोई शॉर्ट ट्रिक? बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक होते हैं ना हर चीज के, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक? चलो ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ध्यान देना। और ये जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ना, इसका फायदा क्या है कि अगर आपको 5-6 रिएक्टेंट भी दे दें तो दिक्कत नहीं होगा। चलो, सो शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है? यूजुअली शॉर्ट ट्रिक कहता है ना, एक काम करो, जो भी आपको रिएक्शन में जो भी अमाउंट दिया उसको पहले तो यहाँ लिख लेते हैं। ये 6 मोल दिया था और ये आपको दिया था 3 मोल्स। ठीक है, अब एक काम करो, काम ये करो ना कि इनको इनके ही स्टोसियोमेट्री से डिवाइड कर दो। तो ये आपके पास है मोल्स, और मैं करने वाला हूं मोल बाय स्टोसियोमेट्री। चलो, 6/3। ठीक है, तो 6/3 किया तो दैट विल बी 2। ये किया 3/2, है ना? अब कहता है ना कि जिसके केस में मोल्स बाय स्टोसियोमेट्री सबसे छोटा आएगा वही लिमिटिंग रेजेंट होगा। खत्म। सारे में अप्लाई करके देख लो, जिसके केस में मोल्स बाय स्टोसियोमेट्री सबसे छोटा आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। आकाश तो ये तो पूछ रहा था, और क्या? डन है, चलेगा। चलो, बहुत बढ़िया, अगर आपको पता था दैट इज वेरी गुड। हाँ, बहुत लोग इसको यूज करते हैं डेफिनेटली, बहुत सिंपल, ये ऐसा नहीं है कोई अलग चीज है। चलो, तो मैं तीनों क्वेश्चन में डायरेक्टली लगा के दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में आपको इतना प्रोडक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, चलो, सो पहले वाले में आते हैं। इसमें है 6/3, ये है 3/2। इसमें आ जाएगा 10/3, 20/2। दिस विल बी 9/3, 3/2। चेक करो फटाफट से। अब हमें दिख रहा है इसमें ये वाला नंबर छोटा है, इसमें ये वाला नंबर छोटा है, इसमें ये वाला नंबर छोटा, ये लिमिटिंग, ये लिमिटिंग, ये लिमिटिंग, खेल खत्म। डन है क्या? यस। कोई ऐसा जिसको लिमिटिंग निकालने में भी समस्या है? नहीं है? मजा आ गया, चलो बढ़िया, बड़े आ गए, अच्छा लगा सुन के, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, राहुल गांधी वाला डायलॉग याद आ रहा है। ठीक है, चलो, सो कहता है इस क्वेश्चन में कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कि कंप्लीटली यूज अप नहीं होगा। मोटे तौर पे स्टोसियोमेट्रिक रिएक्शन पूछा है, नहीं चेक कर लोगे कि कौन स्टोसियोमेट्रिक है कौन नहीं है? चेक हो जाएगा क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे करते रहना, कोई अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आराम से करना, क्वेश्चन अच्छा है, घर पे कर लेना इसको। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को इजी है सर। फिर से बोलो।
हो जाएगा सर। चलो ठीक है, बढ़िया। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ध्यान दे। कहता है कि मिथाइल सैलिसिलेट, दिस वन, सॉरी दिस वन, prepared by heating salicylic acid, इसको बोलते हैं salicylic acid with methanol, this one is methanol, to the reaction, रिएक्शन दे दिया। बोलता है इन द रिएक्शन 27.6 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड, मतलब इसका मास दे दिया 27.6 ग्राम, रिएक्ट्स विथ 10.8 ग्राम मेथनॉल, इसके साथ रिएक्ट करता है। बोलता है कि बताइए हाउ मच मिथाइल सैलिसिलेट विल बी फॉर्म, कहता है बताइए ये कितना बनेगा। इसका मास पता, इसका मास पता, इसका मास पूछा है कितना बनेगा। शुरू हो जाओ। कैसे करना है, कहानी हमको पता है। दोनों के मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकाल के चेक करेंगे कि किसके अकॉर्डिंग कम बन रहा है या कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के हिसाब का प्रोडक्ट जो है वो सही आंसर होगा। शुरू हो जाइए। सर हमने तो सॉल्व करने के लिए बिल्कुल इशिका, एक्चुअली ऐसा मतलब ये जनरल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई नई बात है, ठीक है, बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। और इस पे विवेक, विवेक क्या बोल रहा है, ठीक है, ओके, डन। वैसे ट्राई करना है इस तरह के चैट्स अवॉइड करने के लिए, ठीक है। मुझे मतलब क्लास के टाइम में थोड़ा सा इस पे ध्यान दे ले, गप्पे अपन बाद में भी हाथ लेंगे, ठीक है। चलो करो फटाफट से। लास्ट में गप्पे हाकेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 10-15 मिनट कोई बात नहीं, कभी फुर्सत में रहेंगे, कभी क्लास पहले हो जाएगी, चीजें हो जाएंगी तो गप्पे हाकेंगे बैठ के। अभी थोड़ा पढ़ाई कर लेता हूँ। सर आंसर मोल्स में देना है या फिर मास में देना है? मास में बताना ना बेटा, बोलता हाउ मच मिथाइल सैलिसिलेट विल बी फॉर्म, मास बताना है आपको, मोल्स नहीं बताना। ओके सर। तो सॉल्व हो गया। रुचि हाँ ठीक है, सही है। 30.4, ओके ठीक है। विवान ठीक है, खुशी ठीक है, जोया ठीक है, विवेक ठीक है, अंकुश ठीक है, सामिया ठीक है, पूजा ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो तो करते हैं इसको सॉल्व फटाफट से। तो अपने कह रहा है कि C7H6O प्लस CH3OH कंबाइन हो रहा है, C8H8O3 प्लस H2 बन रहा है, ठीक है। सॉल्व करता हूँ मैं इससे, ध्यान से आता हूँ। सो मास दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है। सो इसका मास दिया हुआ है दैट इज 27.6, 27.6। इसका मास दिया है दैट इज 10.8। दोनों के मोल्स लिखते हैं। मुझे फटाफट से बताओ कि मोल्स कितने आए हैं, मास में मोलर मास करके मोल्स कितने आए, जल्दी से। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं कैलकुलेट करूंगा, उतना टाइम लेगा, ऐसे जल्दी से बताओ मोल्स कितने आ रहा है। 0.2।
0.2 बढ़िया। और इसके कितने जीरो आ रहे हैं? पॉइंट थ्री थ्री, जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट डबल थ्री। डबल थ्री, ठीक है चलो। 0.33 मान लेता हूँ आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया होगा, ठीक है चलो। सो अपने को दिख रहा है कि भैया ये 1 मोल के लिए 1 मोल बनता है, ठीक है, तो 0.2 के लिए 0.2 ही बनेगा। दिख रहा है सीधे सीधे कि अगर मैं लिमिटिंग भी मुझे चेक करना होता तो मैं सीधे सीधे देख लेता, दिस 0.2 डिवाइड बाई 1 और 0.33 डिवाइड बाई 1। तो मुझे दिख रहा है लिमिटिंग रिएजेंट अपने पास कौन है, ये है लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब प्रोडक्ट इसी के हिसाब से बनेगा। सो दैट इज 0.2 के लिए बन जाएगा अपने पास 0.2 मोल्स, ठीक है। अब इसका मास चाहिए, तो हमें मास पता है, दैट इज 0.2 इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना आ रहा है C8H8O3 का, जल्दी से बताओ तो। 138 138, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के आंसर आ रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30.4 ग्राम। चलेगा क्या? कोई ऐसा जिसको यहां तक दिक्कत है तो मुझे बता दो जल्दी से। नहीं है? बढ़िया आगे, चलो नेक्स्ट। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। कहाँ गया, कहाँ गया? एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ, जस्ट मिनट, थोड़ा शेयर करना होगा मुझे। हाँ कर दिया शेयर, दिख रहा है? तो कह रहा है इस क्वेश्चन में, दिख रहा है क्या शेयर्ड? यस सर। भी दिख रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यूरिया है, दैट इज NH2 ट्वाइस CO, बोलता है प्रिपेयर किया गया अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा के, बोलता है इन वन प्रोसेस 680 ग्राम NH3 अलाउड टू रिएक्ट विथ 110 ग्राम ऑफ CO2, बोलता है लिमिटिंग एजेंट बताओ, कितना यूरिया बना ये बताओ, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एक्सेस बचा है वो कितना बचा है ये बताओ। शुरू हो जाओ फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एक्सेस जो बचा है वो कितना बचा हुआ है ये आपको पता करके बताना है। शुरू हो जाइए। Just
सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो। अभी ठीक है? यस ओके। सो मैं कब से बोले जा रहा हूँ। रुचि में तो थोड़ा देर अपन वेट कर लेते हैं बेटा, यही मैं कह रहा था कि थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, ठीक है? कुछ लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो अटेम्प्ट कर लें। ओके। लिमिटिंग एजेंट किसने बताया? आज था, बिल्कुल सही है रोहित, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विवान पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। विवेक सही है। अनीशा गड़बड़ है बाबू। ओके ओके विवेक, आसपास सही है बेटा। चलिए तो सॉल्व करना शुरू करते हैं, टाइम काफी कम बचा हुआ है, सो सॉल्व करते हैं फटाफट से। अनीशा गड़बड़ है। चलो, सो अपने पास कहानी दिया हुआ था कि NH3 है, ये भाई साहब रिएक्ट कर रहे हैं CO2 के साथ, प्रोडक्ट अपने पास बन रहा है यूरिया, दैट इज NH2 ट्वाइस CO प्लस H2O। ठीक है, यहाँ बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा लिया। अब आगे आते हैं फटाफट से मोल्स पे। सो इसका मास दिया 680 ग्राम, मोलर मास कितना हो जाएगा इसका? 17। तो मोल्स अपने पास कितने आ रहे हैं? 40। 40। ठीक है, इसका अपने पास दिया हुआ है मास 1100 ग्राम, मोलर मास आया होगा 44। ये आ रहा है ना, 44 आ रहा है, ठीक है? यस सर। इसके मोल्स कितने आ जा रहे हैं? 25। 25 क्या आ रहे हैं? यस सर। तो तब ठीक है। CO2 के मोल्स कितने आ रहे हैं? 25। ठीक है, चलो अब पहले तो यहाँ चेक कर लेते हैं लिमिटिंग एजेंट कौन है। 40/2 25/1, तो हमको सीधे सीधे दिख गया 40/2 इज स्मॉल नंबर, दैट इज 20। मतलब ये क्लियर है कि लिमिटिंग एजेंट अपने पास होगा अमोनिया। पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, बोलता है यूरिया कितना बनेगा। जो लिमिटिंग होता है उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बन रहा होता है, हमको पता है कि उसी के हिसाब से कम बनेगा। चलो, तो 2 के लिए बनता है 1, तो 40 के लिए कितना बन रहा होगा? दैट विल बी 20 मोल्स। और 20 मोल्स का मतलब क्या हुआ? तो यूरिया का मोलर मास निकालने पे आता है 60। ठीक है, इसको ऐड करके देखो, दैट विल बी 60। 60 इंटू 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 1200 ग्राम। कोई ऐसा जिसको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 तक दिक्कत है? ये 1200 ग्राम आएगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? सर सेकंड वाला बताना एक बार और। फिर से बोलो। सेकंड सेकंड वाला वाला सर। बताओ, मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर से देखो, ये लिमिटिंग एजेंट हो गया, 40/2 किया, 25/1 किया, ये छोटा नंबर है। हमेशा प्रोडक्ट लिमिटिंग के अकॉर्डिंग बनता है, क्यों? क्योंकि लिमिटिंग के अकॉर्डिंग ही तो कम बनता था, तो जिसके अकॉर्डिंग कम बनता था वही आंसर लेते थे। लिमिटिंग के अकॉर्डिंग कम बनता है तो अपना आंसर वही होगा। 25 के अकॉर्डिंग 25 बनता, 40 के अकॉर्डिंग 20 बनता, तो 20 अपना लेस अमाउंट है, मतलब एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट विल बी 20। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर लिया, 1200 ग्राम आ गया। डन है क्या? यस सर। हाँ बोल दो, मैसेज कर दो मुझे कम से कम जिसने पूछा था क्वेश्चन, ठीक है? चलो, यस सर। ओके। अब अपने से बोलता है कि बताइए जो बच गया वो एक्स्ट्रा कितना बचा हुआ है। अब सोचते हैं, अब देखो, 2 के लिए याद करो चश्मे वाली कहानी। मैंने जब बोला था कि अपने पास लेंस है 2, फ्रेम है 1, चश्मा बना 1, तो अपने ये अगर लिया 4, ये लिया 3, तो क्या कहानी है? ये लिमिटिंग था, तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको चेक किया। अच्छा, 2 के लिए 1 चाहिए होता है, तो 4 के लिए चाहिए होता 2, तो 2 कंज्यूम होता, लिया 3 था, तो बच कितना गया? 1। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि अपने पास CO2 कितना बचने वाला है। कैसे चेक करें? तो हम चेक कर लेते हैं कि 40 मोल्स यूरिया के लिए कितना CO2 कंज्यूम होगा। चलो, सो 2 के लिए चाहिए होता है 1, 40 के लिए कितना चाहिए होता है? दैट विल बी 20। तो हमको पता है कि ये रिएक्ट कितना करता है? 20। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं,
40 के लिए ये कितना रिएक्ट करता, 20 रिएक्ट करता। क्यों 20 रिएक्ट करता, क्योंकि 2 के लिए 1 चाहिए होता है, तो 40 के लिए कितना चाहिए होता, 20। मतलब ये बच कितना गया, ये इसका कितना अमाउंट लेफ्ट हो गया, तो दैट विल बी 5 मोल्स। कोई ऐसा जिसको यहां तक दिक्कत है तो मुझे बता दो कि CO2 5 मोल्स बचा, ये समझ में नहीं आया। डन है। और अगर ये 5 मोल बचा तो हमको मास नहीं पता इसका क्या है, तो मास नहीं बता लेंगे क्या होने वाला, तो दैट मास विल बी 5 इंटू 44, दैट विल बी 220 ग्राम। डन है क्या? कोई ऐसा जिसको यहां सर तक दिक्कत है तो मुझे बता दो। सर हम इसको मोल्स में निकालने की जगह डायरेक्ट मास में निकाल सकते हैं? कर सकते हो मास में, लेकिन बेटा मास में करने में बहुत एफर्ट आएगा अभी, क्योंकि आपको मास में जब करने जाओगे तो आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन समझ में आना चाहिए, जो कभी मैंने बताया नहीं है। कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ओके सर। डन है। यस सर। हाँ सर थर्ड वाला बताओ। चलो ठीक है, फिर से एक बार बताऊं। यस सर। चलो ठीक है, मैं वापस से बताता हूँ। बैलेंस है, 2 के लिए ये 1 चाहिए होता, 40 के लिए कितना चाहिए होता, 20, 40 के लिए कितना थर्ड बनता, थर्ड वाला 20। अच्छा ये थर्ड वाला, ठीक है। सो देखो 40 के लिए ये कंज्यूम कितना होगा, 2 के लिए CO2 चाहिए होता है 1। जब ये 2 मोल जाता है तो ये 1 मोल जाता है। ये जब 40 मोल जाएगा तो ये कितने मोल जाएगा, 20 मोल्स। लिया कितना है, 25। हाँ 25, 20 कंज्यूम हो गया, तो बच कितना गया, 5 मोल्स। 5 मोल्स का मतलब क्या हो गया, तो 5 मोल्स इंटू मोलर मास 44, दैट विल बी 220 ग्राम। तो बेसिकली हमने क्या किया, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकाला, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग कितना कंज्यूम हुआ वो निकाला, जो कि एक्सेस था, दोनों का डिफरेंस ले लिया, कितना बचा ये पता चल गया, फिर मास आ गया। डन है क्या? कोई ऐसा है जिसको अभी भी दिक्कत है इसमें? चलिए ठीक है, तो आज आपके ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा कौन कौन से करने हैं। तो आज आपको रात को पता चल जाएगा, एंड कल वाला और आज वाला PDF दोनों मैं ग्रुप में आज डलवा दूंगा आपके, ठीक है। चलो, बाकी यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे फटाफट से बता दो जल्दी से, टाइम चूंकि अभी खत्म हो चुका है, 8:15 हो चुका है। चलिए ठीक है, ओके बाय बाय। तो फिर अभी की सभा यही विराम लगाते हैं, अगले क्लास में फिर यहीं से आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है, सर चलेगा। चलो ठीक है, ओके बेटा बाय सर बाय। यस सर। आप फिर से बोलो। सर ये सेकंड पार्ट में जो 20 मल्टीप्लाई 60 लिखा है, 60 कैसा है? 60 मोलर मास है NH2CO NH2 का। अच्छा ओके सर। नाइट्रोजन ट्वाइस कर लो। हाँ। सर दीपांशी इस बोलिए क्या संडे बोल रहे टेस्ट हो, होगा हमारा। क्या? सर संडे को इस संडे टेस्ट होगा हमारा। एक बार बेटा आप सर से पूछ लीजिएगा, जो सर है आपके ओके। कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अभी एक्चुअली मुझे इस मामले में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप एक बार सर से बात करना, ठीक है। चलो ओके बाय बाय। बिल्कुल अनिशा, बिल्कुल आपके पास भी चला जाएगा, बिल्कुल बेटा, ठीक है।
हेलो